जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमार मध्य प्रदेश में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश में इन रियासतों का उदय कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मध्यकाल में जब केंद्रीय सत्ताएं कमज़ोर पड़ीं तो मध्य प्रदेश में कई छोटी बड़ी रियासतों का उदय हुआ और दोस्तों इन रियासतों ने जो है मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास की गाथा लिखी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के इन्हीं रियासतों के शासकों के शासनकाल में जो है मध्य प्रदेश में संस्कृति, स्थापत्य और कला का विकास हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश में मध्यकाल में जब केंद्रीय सत्ताएं कमज़ोर पड़ीं तो कई छोटी बड़ी रियासतों का मध्य प्रदेश में उदय हुआ, जिन्होंने दोस्तों मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास की गाथा लिखी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के इन्हीं रियासतों के शासकों के शासनकाल में मध्य प्रदेश में संस्कृति, स्थापत्य और कला आदि का विकास हुआ है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्यकाल में मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों पर किन किन रियासतों का उदय हुआ है उनको देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में 15वीं सदी के आसपास कौन सी रियासत का उदय हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में 15वीं सदी के आसपास गोंडवाना रियासत का उदय हुआ है। ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 18वीं सदी में होलकर रियासत या फिर होलकर वंश का उदय हुआ है। ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड रियासत का उदय हुआ। ऐसे ही दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में जो है इसी समय सिंधिया रियासत या फिर सिंधिया वंश का उदय हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में लगभग 15वीं सदी के आसपास गोंडवाना रियासतों का उदय हुआ। ऐसे ही दोस्तों 18वीं सदी में मालवा क्षेत्र में होलकर रियासत या फिर होलकर वंश का उदय हुआ। ऐसे ही दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो है बघेलखंड रियासत का उदय हुआ। ऐसे ही दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में सिंधिया रियासत या फिर सिंधिया वंश का उदय हुआ है। इसमें से दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। दोस्तों आइए बात करते हैं गोंडवाना रियासत की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में 14वीं से 16वीं सदी के मध्य सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा की घाटी में 3 गोंडवाना राज्य का उदय हुआ। वो 3 गोंडवाना राज्य कौन कौन से थे। तो दोस्तों एक तो था गढ़ा का गोंड राज्य, दूसरा था दोस्तों हमारा देवगढ़ का गोंड राज्य और तीसरा था हमारा दोस्तों खेरला का गोंड राज्य। इन तीनों गोंड राज्यों को हम क्रम बाई क्रम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि गोंडवाना रियासत का उदय कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में 14वीं से 16वीं सदी के मध्य सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा की घाटी में 3 गोंडवाना राज्यों का उदय हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 गोंड राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 गोंड राज्य हैं दोस्तों, एक तो है गढ़ा का गोंड राज्य, दूसरा है देवगढ़ का गोंड राज्य और तीसरा है दोस्तों हमारा खेरला का गोंड राज्य। अब दोस्तों गढ़ा के गोंड राज्य का विस्तार कहाँ पर था। तो दोस्तों गढ़ा के गोंड राज्य का विस्तार जबलपुर के आसपास था। दूसरा है हमारा दोस्तों देवगढ़ का गोंड राज्य, इसका विस्तार कहाँ पर था। तो दोस्तों देवगढ़ के गोंड राज्य का विस्तार छिंदवाड़ा व सिवनी जिले के आसपास था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों खेरला के गोंड राज्य का विस्तार कहाँ पर था। तो दोस्तों खेरला के गोंड राज्य का विस्तार बैतूल जिले के आसपास था। ये हमने लिख भी दिया है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि गढ़ा के गोंड राज्य का विस्तार जो है जबलपुर के आसपास था। देवगढ़ का गोंड राज्य का विस्तार छिंदवाड़ा व सिवनी जिले के आसपास था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों खेरला का गोंड राज्य का विस्तार कहाँ पर था। तो दोस्तों खेरला के गोंड राज्य का विस्तार बैतूल जिले के आसपास था। अब दोस्तों इसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं गढ़ा का गोंड राज्य। अब दोस्तों गढ़ा के गोंड राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो दोस्तों गढ़ा के गोंड राज्य की स्थापना यादव राय ने 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में की थी। अब दोस्तों इस वंश की स्थापना को लेकर लोगों में कई गाथाएं या फिर कई कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि दोस्तों एक कथा के अनुसार गढ़ा के निकट कटंगा में साकूत नामक एक गोंड निवास करता था, जिसकी पुत्री ने दोस्तों एक नाग से विवाह कर लिया था। अब दोस्तों ऐसी कथा है कि इस कथा के अनुसार यह जो नाग था सहवास के समय पुरुष का रूप धारण कर लेता था और दोस्तों इसी नाग और इसी स्त्री से
एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, तो दोस्तों इस पुत्र का नाम था धौरू शाह। अब दोस्तों धौरू शाह का पौत्र अर्थात नाती कौन था, तो कौन था दोस्तों, यादव राय हुआ। तो दोस्तों इसी यादव राय ने जो है गड़ा के गौड़ राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों ये एक प्रकार से गाथा है, इस गाथा के अनुसार हमें कह रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गड़ा के गौड़ राज्य की स्थापना कब, कहाँ और किसने की है। तो दोस्तों 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में यादव राय ने गौड़ राज्य की स्थापना की। लेकिन दोस्तों इस वंश की स्थापना को लेकर लोगों में कई कथाएं प्रचलित रही हैं। एक कथा की हम बात करें तो दोस्तों एक कथा के अनुसार गड़ा के निकट कटंगा में शाकूत नामक एक गौड़ निवास करता था, जिसकी पुत्री ने एक नाग से विवाह किया, जो सहवास के समय दोस्तों अपना रूप बदलकर पुरुष बन जाता था, और इन्हीं से दोस्तों एक पुत्र धौरू शाह ने जन्म लिया। अब दोस्तों इस धौरू शाह का पौत्र अर्थात नाती कौन हुआ, तो कौन हुआ दोस्तों, यादव राय हुआ। और दोस्तों यादव राय ने ही गड़ा के गौड़ राज्य की स्थापना की है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गोंडवाना राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। तो दोस्तों गोंडवाना राज्य क्षेत्र की बात करें तो इस राज्य क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छिंदवाड़ा, भोपाल, नर्मदापुरम और पन्ना के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में विस्तृत था। अब दोस्तों इन हिस्सों में या फिर इन क्षेत्रों में गोंडों के 52 गढ़ या किलों का विस्तार था। ठीक, तो यह चीज़ याद रखना है हमको कि दोस्तों इन हिस्सों में जो है गोंडों के 52 गढ़ या किलों का विस्तार था। ठीक, चलिए इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं गड़ा के गौड़ राज्य के प्रथम शासक के बारे में। तो दोस्तों गड़ा के गौड़ राज्य का प्रथम शासक या फिर संस्थापक कौन था, तो दोस्तों कौन था, यादव राय था। तो दोस्तों यादव राय का शासनकाल कब से कब तक माना गया है, तो दोस्तों यादव राय का शासनकाल 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो दोस्तों गड़ा के गोंडवाना रियासत का संस्थापक कौन हुआ, तो कौन हुआ दोस्तों, यादव राय हुआ। इसने गड़ा के गौड़ राज्य की स्थापना कब की है, तो कब की है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में की है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों गड़ा का यह गौड़ राज्य समय समय पर अनेक नामों से जाना गया, जैसे कि कभी गड़ा के नाम से जाना गया, कभी गड़ा कटंगा के नाम से जाना गया और कभी गड़ा मंडला के नाम से जाना गया। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि गोंडवाना रियासत की गड़ा राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों, यादव राय है या फिर यादव राय को माना जाता है। इसने 14वीं शताब्दी में गौड़ राज्य की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गोंडों का यह राज्य समय समय पर गड़ा कटंगा और गड़ा मंडला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गड़ा के गौड़ राज्य के आरंभिक शासकों की। दोस्तों सबसे पहले हमें पता है कि इस वंश का प्रथम शासक कौन हुआ, तो कौन हुआ दोस्तों, यादव राय हुआ, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना गया है, तो दोस्तों इसका शासनकाल माना गया है लगभग 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य। इसके बाद दोस्तों दूसरा शासक हुआ खरजी, इसका शासनकाल माना गया है लगभग 1440 से 1460 के मध्य। इसके बाद दोस्तों तीसरा शासक हुआ गोरक्षदास, जिसका शासनकाल माना गया है 1460 से 1480 के मध्य। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों चौथा शासक कौन हुआ, तो कौन सा हुआ दोस्तों, सुखनदार, जिसका शासनकाल माना गया है 1480 से 1500 ईस्वी के मध्य। ठीक, इनके बारे में दोस्तों ज़्यादा विशेष पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए दोस्तों यादव राय के पश्चात हम पढ़ेंगे डायरेक्ट संग्राम शाह के बारे में। ठीक, इसलिए इनको ऐसे ही बस पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अर्जुन दास अगला शासक हुआ इस वंश का। इसका शासनकाल कब से कब तक माना गया है, तो दोस्तों इसका शासनकाल माना गया है लगभग 1500 से 1513 ईस्वी के मध्य। इसके बाद हम बात करें दोस्तों संग्राम शाह की। तो दोस्तों संग्राम शाह का शासनकाल माना गया है कब से कब तक, तो कब से कब तक माना गया है 1513 ईस्वी से 1543 ईस्वी के मध्य। अब दोस्तों संग्राम शाह किसका पुत्र हुआ, तो दोस्तों संग्राम शाह पुत्र हुआ अर्जुन दास का। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि संग्राम शाह के पूर्वजों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो दोस्तों संग्राम शाह के पूर्वजों का उल्लेख है अकबरनामा नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यादव राय के बाद इस वंश का बड़ा
प्रतापी या फिर महान शासक कौन हुआ है, तो कौन हुआ है, संग्राम शाह। इसलिए दोस्तों यादव राय के पश्चात हम किसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट संग्राम शाह को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अकबरनामा में जो है संग्राम शाह के पूर्वजों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यादव राय के बाद संग्राम शाह इस वंश का बड़ा या फिर महान शासक हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करें संग्राम शाह की। तो दोस्तों संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था दोस्तों, अमरदास था। तो दोस्तों अमरदास का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो कब से कब तक रहा दोस्तों, 1513 ईस्वी से 1543 ईस्वी के मध्य रहा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था, अमरदास था। तो दोस्तों जब इसका नाम अमरदास था तो इसका नाम संग्राम शाह कैसे पड़ा, तो दोस्तों अबुल फजल लिखते हैं कि रायसेन विजय में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सहायता किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, अमरदास ने की थी। तो दोस्तों इस विजय के पश्चात जो है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि से विभूषित किया। तब से दोस्तों अमरदास जो है संग्राम शाह के नाम से जाने लगे। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमरदास था। अबुल फजल लिखते हैं कि रायसेन विजय में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सहायता करने के पश्चात सुल्तान बहादुर शाह ने अमरदास को संग्राम शाह की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम शाह के पिता कौन थे, तो कौन थे, अर्जुन देव थे। अब दोस्तों संग्राम शाह जो है हमेशा अपने पिता अर्जुन देव की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता था, जिससे अर्जुन देव ने जो है गुस्सा में आकर अपने बड़े पुत्र संग्राम शाह को देश से निकाल दिया। और दोस्तों यहाँ पर संग्राम शाह को देश से निकाला गया, तब संग्राम शाह ने किसके यहाँ शरण की ली, तो दोस्तों जब संग्राम शाह को देश से निकाला गया तब संग्राम शाह ने रीवा के बघेल राजा वीर सिंह देव के यहाँ पर शरण ली। अब जब दोस्तों अर्जुन देव ने अपने बड़े पुत्र को देश से निकाल दिया तो अर्जुन देव ने यहाँ पर किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो दोस्तों जब अर्जुन देव ने अपने बड़े पुत्र को गुस्से में अपने राज्य से निकाल दिया तो यहाँ पर इन्होंने जो है अपने दूसरे पुत्र जोगीदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस बात से जो है दोस्तों संग्राम स्वयं क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता अर्जुन देव की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। जब संग्राम शाह ने ऐसा किया तो उसके मंत्रियों ने उसका विरोध किया, तो दोस्तों संग्राम शाह को अपने राज्य से भागना पड़ा। जब संग्राम शाह अपने राज्य से भाग गया तो उस समय गढ़ा का गौड़ राज्य किसके अधीन हो गया था, तो दोस्तों उस समय गढ़ा का गौड़ राज्य रीवा के बघेल राजा वीर सिंह देव के अधीन हो गया था। लेकिन दोस्तों संग्राम शाह के क्षमा याचना मांगने पर रीवा के बघेल राजा वीर सिंह देव ने संग्राम शाह को उसका राज्य लौटा दिया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम शाह हमेशा अपने पिता अर्जुन देव की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता था, जिससे रुष्ट होकर अर्जुन देव ने जो है अपने बड़े पुत्र संग्राम शाह को देश निकाला दिया। तो संग्राम शाह ने रीवा के बघेल राजा वीर सिंह देव के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें कि अर्जुन देव ने अपने बड़े पुत्र से रुष्ट होकर अपने दूसरे पुत्र जोगीदास को अपना क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, पर हम कह सकते हैं अर्जुन देव ने अपने बड़े पुत्र से रुष्ट होकर अपने दूसरे पुत्र जोगीदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब दोस्तों इस बात से कौन क्रोधित हो गया, तो दोस्तों इसी बात से क्रोधित हो गया संग्राम शाह। दोस्तों इसी बात से क्रोधित होकर संग्राम शाह ने अपने पिता अर्जुन देव की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अब दोस्तों संग्राम शाह के इस कृत्य से कौन गुस्सा हो गया, तो कौन गुस्सा हो गया दोस्तों, मंत्री गुस्सा हो गए। तो दोस्तों संग्राम शाह के इस कृत्य से मंत्रियों ने नाराज होकर उसका विरोध कर दिया, जिससे उसे वहां से भागना पड़ा। कहां से भागना पड़ा, अपने राज्य से। अब दोस्तों जब वह अपने राज्य से भाग गया तो गौड़ राज्य इस समय किसके अधीन हो गया, तो दोस्तों गौड़ राज्य इस समय रीवा के राजा वीर सिंह देव बघेल के अधीन चला गया। किंतु दोस्तों संग्राम शाह के क्षमा याचना मांगने पर वीर सिंह देव ने उसे राज्य लौटा दिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों संग्राम शाह ने जो है संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ की रचना की है। वह ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, रस रत्नमाला है। अब दोस्तों इस ग्रंथ रस रत्नमाला में संग्राम शाह की दो पत्नियों का उल्लेख है। वो दो पत्नियां कौन हैं, तो दोस्तों एक पत्नी है पद्मावती और दूसरी पत्नी है सुमति, जिसका उल्लेख किसमें है, तो किसमें है, रस रत्नमाला में है। इस रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो किसने की है, संग्राम शाह ने।
अब दोस्तों इसकी एक पत्नी है पद्मावती। पद्मावती से संग्राम साय को 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक पुत्र है दलपत साय और दूसरा है चंद्र साय। अब दोस्तों यह दलपत साय वही राजा है यह दलपत साय संग्राम साय का वही पुत्र है जिसकी आगे चलकर शादी किससे होगी? रानी दुर्गावती से होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम साय ने संस्कृत भाषा में रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में इसकी 2 पत्नियों, एक तो पद्मावती व सुमति का उल्लेख है। अब दोस्तों पद्मावती से इसे 2 पुत्र प्राप्त हुए। तो दोस्तों पद्मावती से इसे 2 पुत्र, एक तो है दलपत साय व चंद्र साय का जन्म हुआ। इन्हीं दलपत साय का आगे चलकर विवाह किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? रानी दुर्गावती से होता है, या फिर इन्हीं दलपत साय का आगे चलकर विवाह रानी दुर्गावती से हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रामनगर अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार संग्राम साय के शासनकाल में साम्राज्य में उसका साम्राज्य कुल कितने गढ़ में विभक्त था? तो कितने गढ़ में विभक्त था दोस्तों? 52 गढ़ में विभक्त था। इसलिए दोस्तों संग्राम साय को 52 गढ़पति की उपाधि प्राप्त थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रामनगर अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार संग्राम साय के शासनकाल में साम्राज्य 52 गढ़ में विभक्त था, इसलिए संग्राम साय को 52 गढ़पति की उपाधि प्राप्त थी। ठीक, चलिए इसके बाद राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो दोस्तों संग्राम साय की क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां थीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि संग्राम साय एक महत्वाकांक्षी व पराक्रमी शासक था। संग्राम साय ने जो है साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। संग्राम साय का साम्राज्य जो है दोस्तों उत्तर में पन्ना से लेकर दक्षिण में चांदा तक विस्तृत था और दोस्तों पूर्व में इसका साम्राज्य बिलासपुर से लेकर पश्चिम में छिंदवाड़ा तक विस्तृत था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम साय जो है एक महत्वाकांक्षी व पराक्रमी शासक था। संग्राम साय ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। इसके बाद हम बात करें संग्राम साय के साम्राज्य की। तो दोस्तों संग्राम साय का साम्राज्य उत्तर में पन्ना से लेकर दक्षिण में चांदा तक विस्तृत था। ऐसे ही दोस्तों संग्राम साय का साम्राज्य पूर्व में बिलासपुर से लेकर पश्चिम में छिंदवाड़ा तक विस्तृत था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों संग्राम साय एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई जलाल को पकड़कर उनको सौंप दिया, जिसके कारण संग्राम साय के जो है इब्राहिम लोदी से अच्छे संबंध स्थापित हुए। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ भी संग्राम साय के मधुर संबंध थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों संग्राम साय ने चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्वयं को राजपूत साबित करने के लिए बनाए थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम साय एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को उनके भाई जलाल को पकड़कर उनको सौंप दिया व उनसे अच्छे संबंध स्थापित किए। ठीक, इसके बाद हम बात करें बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ भी इन्होंने मधुर संबंध स्थापित किए। इसके बाद दोस्तों चंदेलों से इन्होंने वैवाहिक संबंध क्यों बनाए? तो क्यों बनाए दोस्तों? राजपूत साबित करने के लिए बनाए। दोस्तों संग्राम साय ने चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्वयं को राजपूत साबित करने के लिए बनाए थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्थापत्य में संग्राम साय का क्या क्या योगदान है। तो दोस्तों निम्न स्थापत्यों का निर्माण संग्राम साय द्वारा किया गया। जैसे कि हम बात करें दोस्तों संग्राम साय झील की बात करें तो दोस्तों संग्राम साय झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, जिसका निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? संग्राम साय ने किया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बाजना मठ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बाजना मठ जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण संग्राम साय ने करवाया है। अब दोस्तों बाजना मठ जो है बाजना मठ में जो है तांत्रिक विद्या की शिक्षा दी जाती है और दोस्तों यहाँ पर अर्थात बाजना मठ में बटुक भैरव मंदिर और शनि मंदिर भी निर्मित हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें चौरागढ़ का किला कहाँ पर है? तो दोस्तों चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण भी संग्राम साय ने करवाया है। अब दोस्तों यही चौरागढ़ कालांतर में रानी दुर्गावती की राजधानी बनता है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि कालांतर में रानी दुर्गावती ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम साय ने किस ग्राम का निर्माण करवाया था या फिर किस ग्राम को बसाया था? तो दोस्तों सिंगौड़गढ़ के किले के निकट संग्राम साय ने संग्रामपुर नामक ग्राम बसाया था, जो कि वर्तमान में दमोह जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सिंगौड़गढ़ किले के निकट संग्राम साय ने संग्रामपुर नामक ग्राम बसाया, जो कि वर्तमान में दमोह जिले में स्थित है।
ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम शाह जो है साहित्य प्रेमी था। इसने स्वयं संस्कृत भाषा के ग्रंथ रत्न रत्नमाला की रचना की थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम शाह ने गढ़ मिथिला से भी विद्वान आमंत्रित किए थे और इन विद्वानों में दोस्तों दामोदर ठाकुर भी शामिल थे। दोस्तों दामोदर ठाकुर ने जो है 2 ग्रंथों की रचना की है। दामोदर ठाकुर का एक ग्रंथ है संग्राम शाही विवेक दीपिका, तो दूसरा ग्रंथ है दिव्य निर्णय। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संग्राम शाह जो है साहित्य प्रेमी था। इसने स्वयं संस्कृत भाषा के ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना की थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम शाह ने गढ़ मिथिला से भी विद्वान आमंत्रित किए और दोस्तों इन विद्वानों में दामोदर ठाकुर भी शामिल थे, जिन्होंने दोस्तों संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। तो दोस्तों संग्राम शाही विवेक दीपिका ग्रंथ की रचना किसने की है? तो किसने की है? दामोदर ठाकुर ने की है। और दोस्तों दिव्य निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो किसने की है? दामोदर ठाकुर ने की है। ऐसे ही दोस्तों रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो किसने की है? संग्राम शाह ने की है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों संग्राम शाह ने गोलाकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार, सोने व चांदी के सिक्के चलाए। अब दोस्तों इन सिक्कों में जो है संग्राम शाह ने स्वयं को क्या कहा है? तो दोस्तों इन सिक्कों में संग्राम शाह ने स्वयं को पुलत्स्य कहा है। अब दोस्तों पुलत्स्य ऋषि जो थे उनका पौत्र कौन हुआ, अर्थात उनका नाती कौन हुआ है? तो कौन हुआ है? रावण हुआ है। तो दोस्तों जब संग्राम शाह ने स्वयं को पुलत्स्य कहा है तो उस हिसाब से ये किसके वंशज हुए? तो किसके वंशज हुए? रावण के वंशज हुए। अर्थात दोस्तों गौड़ वंश के शासक स्वयं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रावण का वंशज भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि संग्राम शाह ने अपने सिक्कों में स्वयं को पुलत्स्य कहा है, जबकि पुलत्स्य ऋषि का पौत्र अर्थात नाती कौन था? तो कौन था? रावण था। अतः गौड़ वंश के शासक स्वयं को रावण वंशी भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संग्राम शाह की मृत्यु को कब हो गई? तो दोस्तों संग्राम शाह की मृत्यु संभवतः 1543 ईस्वी में हो गई। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि संभवतः 1543 ईस्वी में संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा गड़ा के गौड़ राज्य के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमने गड़ा के गौड़ राज्य के 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया है। एक तो है यादव राय और दूसरा है संग्राम शाह। अब दोस्तों इसके पश्चात जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो किसके बारे में पढ़ेंगे? गड़ा के गौड़ राज्य के शासक दलपत शाह और रानी दुर्गावती के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।